अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने पर उन्हें गुज़िश्ता रोज़ 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई और ISPR की प्रेस रिलीज में यह भी बता दिया गया है कि अभी जनरल फैज़ हमीद का मामला मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उनके सियासी इश्तिआल अंगेज़ी और कुछ दीगर मामलात में मुलविस होने के इल्ज़ाम को अलग से देखा जा रहा है। और हुकूमत भी कह रही है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मज़ीद केसेस बनने की गुंजाइश है और फेज़ 2 आना अभी बाकी है। इसलिए ये क़यास आराइयाँ शिद्दत इख्तियार कर रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद का मामला सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बानी PTI इमरान खान तक भी जाएगा। और फिर यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर इमरान खान तक जाएगा तो क्या ये मामला साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तक भी जाएगा। आम बात यह भी है कि आज नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से बात की, मगर अपनी गुफ्तगू में जनरल फैज़ हमीद की सज़ा का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि माजी में नवाज शरीफ ही थे जो इल्ज़ाम लगाते थे कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई और दोनों के एहतसाब की बात करते थे। मगर आज वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद की कल की सज़ा का फैसला फेज़ 1 था, दूसरी किस्त अभी बाकी है जिसमें उनके गैर आइनी कामों के सहूलतकारों और बेनिफिशरीज़ के खिलाफ कानून अपना रास्ता लेगा। ये फेज़ 1 है। ये जो जनरल फैज़ को जो इस वक्त सज़ा हुई है 14 साल कैद बामुशक्कत की, ये उनके तमाम गैर आइनी और अपने इख्तियारात से तजावज़ात के हवाले से जो इल्ज़ामात थे उनके हवाले से हुई है। बाकी जब वो ये सारे गैर आइनी इक़दामात कर रहे थे तो यकीनन उनके साथ कुछ और भी सहूलतकार थे जो उनकी ज़ाहिर है उस नेक्सस का हिस्सा थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो उस वक्त बेनिफिशरी थे जो इमरान खान की शक्ल में थे। वो मुकदमात अभी बाकी हैं। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स इन दोज केसेस टू। लिहाजा अभी ये जो इस पूरा जो एपिसोड है इसकी दूसरी किस्त अभी बकाया है। हुकूमत जनरल फैज़ हमीद की सज़ा या कार्रवाई के फेज़ 2 की बात कर रही है और जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल या कार्रवाई के अगले मरहले को इमरान खान के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। कल हमारे प्रोग्राम में एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सियासतदान सेनेटर फैसल वाउडा ने दावा किया था कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ शवाहिद के साथ गवाही देने जा रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान 9 मई के शिकंजे में आ जाएंगे। ताहम उन्होंने जनरल बाजवा को बरी ज़िम्मा करार दे दिया और कहा कि जनरल बाजवा का किरदार नाअहली और गफलत की हद तक था। आपने ये भी कहा था कि आपकी ख्वाहिश है कि जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की सजा हो। आपके पास खबर थी जो आपने ख्वाहिश के तौर पर बयान कर दी, या आपकी ख्वाहिश थी जो खबर बना दी गई, या किसी और की ख्वाहिश थी जो उन्होंने खुद ही खबर बना दी? मुल्क दुश्मनी, रियासत दुश्मनी और पाकिस्तान के झंडे का दुश्मनी और शहीदों की दुश्मनी में 14 साल होती है, सजाए मौत होती। इसी पैरामीटर को आगे जाते हुए फैज़ हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद और एविडेंस के समेत। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे, और खास 9 मई, तो 9 मई के जुमरे में भी इमरान खान साहब उस शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए नियरली। वो शवाहिद जब आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, और जो PTI के रहनुमा साइड पे हो गए जो उस वक्त मुलविस थे उनको भी लाया जाएगा, और उस वक्त के जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के कलम का इस्तेमाल किया मुल्क दुश्मनी के लिए वो भी कटहरे में आएंगे। 9 मई के वक्त तो जनरल फैज़ हमीद रिटायर हो चुके थे, वो इमरान खान से क्या हिदायत ले सकते थे या क्या कर सकते थे? जो अंदर की तंसीबात और जगहों की पोजीशनिंग वो फैज़ हमीद की फैसिलिटेशन थी। जनरल बाजवा, क्या उन तक भी जाएगा मामला? नाअहली और इनकॉम्पिटेंस बाजवा साहब की हटा के वो बरी ज़िम्मा इसलिए हो गए कि जब उनको पता चला, चाहे देर में पता चला, जब वो उन्होंने हटाने की बात की और एहसास किया, तो क्योंकि हटाया नहीं और मैच पड़ गया तो वो बरी ज़िम्मा ऐसे हो जाते हैं। आपकी बात से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। उनका कसूर नहीं है ना नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंस के अलावा। फैसल वाउडा जनरल फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान के फंसने की तो बात कर रहे हैं, मगर जनरल बाजवा को बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं। मगर कल जब हमने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सामने यही मामला रखा तो उन्होंने इमरान खान के साथ साथ जनरल बाजवा के एहतसाब के इम्कान को भी रद्द नहीं किया और तस्लीम किया कि जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है, उनके खिलाफ मजीद केसेस बनने की गुंजाइश मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए टेक ओवर करने तक की धमकी दी थी। तो 9 मई का जो अटेम्प्ट हुआ था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो थे वो टेक ओवर कर चुके हुए थे, गवर्नमेंट बन चुकी हुई थी, उस सारी चीज को रिवर्स करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। उसमें फैज साहब शामिल थे और जो मैन पावर प्रोवाइड जो है वो PTI ने की हुई थी, यानी इमरान खान ने की हुई थी। कोई भी जाती तौर पे जो है कहीं जानता था आसिम मुनीर साहब को, लेकिन एक मेरिट को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसमें जो है जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया
हैं और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद हैं हम उनके पास जाते रहे। इस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा। फिर ये भी कहा कि मुझे पार्शली जो है वो रख लें और एक्सटेंशन दे दें। अब जनरल फैज हमीद माजी में भी कह चुके हैं कि मैं तो मेजर जनरल था उस वक्त, और मेजर जनरल बगैर क्या इदारे की पॉलिसी के कुछ कर सकता है, तो जनरल बाजवा के बगैर तो नहीं कर सकते थे। तो अगर मामला 9 मई और इमरान खान सिविलियन लीडर तक ही जाना है या फिर बाजवा तक भी जाएगा? मैं फिर स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मामला जो है किसी भी एक्सटेंड जा सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि 9 मई के मामले में तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, तो अभी तक इमरान खान के खिलाफ क्या साबित हुआ? फैज़ हमीद इतने लंबे अरसे से गिरफ्तार हैं, अभी तक उन्होंने ऐसा क्या बता दिया? अब उन्हें 14 साल की सज़ा हो गई है, तो अब वो क्या बता देंगे? दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से कल एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे, मगर मुलाकात नहीं होने दी गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के लिए 10वीं मरतबा अडियाला जेल आया हूँ। एक वज़ीर आला को अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा है। सियासी जमातों के साहिब इख्तियार लोगों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। ये मेरी 10वीं दफा है कि मैं अडियाला जेल आ रहा हूँ, और एक सूबे का वज़ीर-ए-आला वो इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है, और कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। साहिब इख्तियार जो भी है, अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है और हम जो हैं साहिब इख्तियार हैं और हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ मुलाकात करें। किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। हम रोड के उस पार बैठे या रोड के इस पार बैठे, 4 बजे तक बैठे या सुबह 8 बजे तक, ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना है, इस वक्त तक नहीं बैठना? हमारा मुल्क है, हम जब चाहे बैठ सकते हैं। हुकूमत ने इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त दे रही है, और ना ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इमरान खान की जेल मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से आज द न्यूज़ और जंग में अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने जुमेरात के दिन कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी बहन उज़्मा खान की हालिया मुलाकात इस वाज़ेह शर्त के साथ कराई गई थी कि इसके बाद कोई फ़ौज मुखालिफ या इश्तियाल अंगेज़ पैगाम नहीं आएगा, ताहम इसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। द न्यूज़ से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान की खैरियत के बारे में क़यास आराइयाँ ख़त्म करने के लिए सहूलत देने के बावजूद इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने मुलाकात के फ़ौरन बाद फील्ड मार्शल के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयानबाजी का सहारा लिया। खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया कि राना सनाउल्लाह, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने इमरान खान और उज़्मा खान की मुलाकात कराने की सिफारिश वज़ीर आज़म से की थी, जिसका मकसद ये था कि इमरान खान के अहले खाना खुद उनकी हालत देख सकें और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ अफवाहें ख़त्म हो सकें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत के पास मालूमात थीं कि अडियाला जेल से फ़ौज मुखालिफ पैगाम रसानी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत की जा रही है। उनके मुताबिक मुलाकात इस शर्त पर ही कराई गई थी कि इसे सियासी रंग नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि सहूलत को इश्तियाल अंगेज़ और नाकाबिल कबूल पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया गया। खबर के मुताबिक इस सिलसिले में एक और पेशरफ्त का जिक्र करते हुए राना सनाउल्लाह ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात की दरख्वास्त इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर मुस्तरद की गई। उनका इल्ज़ाम था कि इमरान खान रवां साल भी 26 नवंबर जैसे एक और वाक़े का मंसूबा बना रहे थे और सुहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला तकर्रुरी इसी मंसूबे का हिस्सा थी। उन्होंने दावा किया कि यह मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि जब तक इमरान खान 9 मई के वाक़यात और अपनी फ़ौज और उसके सरबराह के खिलाफ दिए गए बयानात पर एलानिया माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक सियासी बातचीत नामुमकिन नजर आती है। राना सनाउल्लाह ने याद दहानी कराई कि हुकूमत पहले भी संजीदा मुज़ाकरात की पेशकशें कर चुकी है, लेकिन उनके मुताबिक इमरान खान खुद एक बड़ी रुकावट बने रहे। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि इब्तिदाई राब्ते उस वक्त सबूताज हुए जब इमरान खान ने यह शर्त रख दी कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए साबिक जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। राना सनाउल्लाह के ये रिमार्क्स इस बात की निशानदेही करते हैं कि PTI क़यादत के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त हो गया है और मुस्तकबिल की किसी भी सियासी मुफाहमत को वाज़े मुआफ़ी और रियासती इदारों पर तनकीद के खात्मे से मशरूत कर दिया गया है। साथ ही आज वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान अडियाला जेल को पार्टी हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके का प्रोपेगेंडा हो रहा है वो काबिल कबूल नहीं है, और अगर सूबाई हुकूमत वफाक के साथ ताउन नहीं करती तो गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी की ही एक और खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़े अल्फाज में बता दिया गया है कि इमरान खान या पार्टी के सोशल मीडिया की तरफ से पाक फ़ौज और उसकी आला क़यादत के खिलाफ किसी भी तरह की तौहीन आमेज़ मुहिम या तज़हीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक पार्टी ज़रिए ने बताया कि हमें यह पैगाम दे दिया गया है कि मामला अब बस
बहुत हो चुका की हद तक पहुंच चुका है और पीटीआई की क़यादत इस पैगाम की संगीनी खूब समझती है। ज़राए के मुताबिक ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अगरचे फ़ौजी क़यादत पर तनकीद का सिलसिला गुज़िश्ता 3 बरस से जारी है, लेकिन अब इदारे या उसकी आला क़यादत पर तनकीद की कोई गुंजाइश नहीं। बताया जाता है कि इस बार लहजे में नुमायां हद तक सख्ती आई है। उस्मा खान की जेल में कैद अपने भाई इमरान खान से हुई हालिया मुलाकात भी कशीदगी का सबब बनी है। ये मामला पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट के दरमियान ज़ेर बहस आया और बताया जाता है कि कई सीनियर रहनुमाओं ने सूरत हाल पर मायूसी का इजहार किया, जिसे वो खुलकर बयान नहीं करते, लेकिन आपसी गुफ्तगू में इस बात पर जोर देते हैं कि इमरान खान के अहले खाना को एहतियात से काम लेना चाहिए और उनके सख्त बयानात को अवाम में दोहराने से गुरेज करना चाहिए, खुसूसन उस वक्त में कि जब पार्टी सियासी स्पेस और मुकालमे की मुतलाशी है। खबर के मुताबिक ज़राए ने मजीद बताया कि कुछ पार्टी रहनुमाओं को दो टोक अल्फाज में बता दिया गया है कि पीटीआई के सोशल मीडिया की मुकम्मल निगरानी कौन करता है और किस तरह इसका मवाद तैयार होता है, कैसे तय होता है और फिर किस तरह इसे इमरान खान के अकाउंट्स और दीगर अंदाज से फैलाया जाता है। एक जरिए का कहना था कि आइंदा फ़ौज और उसकी आला क़यादत पर तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और यह बात पार्टी की क़यादत को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दी गई है। पीटीआई की पार्लिमानी सफ़ों में गालिब राय यह है कि सियासी हल का वाहिद रास्ता बातचीत है और कई अरकान समझते हैं कि पार्टी के मुस्तकबिल के लिए रवाबित और बातचीत ज़रूरी है। ताहम वो ये भी तस्लीम करते हैं कि इमरान खान के बयानात और पीटीआई के सोशल मीडिया का बयानिया किसी भी पेशरफ्त की राह में बड़ी रुकावट है। खबर के मुताबिक एक जरिए का कहना था कि जिस तरह 9 मई के बाद कोई नरमी रवा नहीं रखी गई थी, इसी तरह अब फ़ौज के खिलाफ तनकीद और बयानबाजी के मामले में भी नरमी बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। पीटीआई के एक रुकने कौमी असम्बली का कहना था कि अगर इमरान खान जज्बात में कोई बात कह भी दें तो उनके आस पास मौजूद लोग, खुसूसन उनकी बहनें, इन बातों को अवाम में दोहराने से गुरेज करें। इससे पार्टी को ही नुकसान होता है और रिलीफ की कोशिशें कमज़ोर पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर भी पेशरफ सामने आई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शरादी की खबर के मुताबिक पीटीआई ने पार्टी आइन का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी है। एलामी के मुताबिक पार्टी आइन से तमाम खामियां दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है और पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक लाने का फैसला किया गया है और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात ज़रूरी करार दे दी गई हैं। एलामिये में आइनी जायजा कमेटी को महदूद वक्त में काम करने की हिदायत की गई है और कमेटी का काम 10 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। एलामी के मुताबिक कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर आरिफ अलवी, हामिद खान, असद कैसर, रऊफ हसन और फिरदौस शमीम नकवी भी शामिल हैं। पीटीआई के एलामे में कहा गया है कि जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारी की जाए। आज तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी भी दोबारा तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने 23 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी का नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर मुशावरत के बाद सियासी कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी, सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शामिल हैं। साथ ही असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत कई दीगर पीटीआई रहनुमा शामिल हैं। मामला किस तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ तो सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब और अस्मा शराजी साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मंसूर खान साहब, अब जनरल फैज़ को सज़ा हो गई, अब हुकूमत बात कर रही है 9 मई के केसेस की, फैसल वाउडर साहब आगे तक जा रहे हैं, हुकूमत भी बात कर रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी अब गवाह बनेंगे जनरल फैज़ हमीद 9 मई के केसेस में और फिर इमरान खान फंसेंगे। अब 9 मई के केसेस में मुतादिद तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हुए, आज तक इमरान खान तो नहीं फंसे, फैज़ हमीद खुद गिरफ्तार रहे, 14 साल की सज़ा भी हो गई। अब आगे कुछ हो सकता है या हुकूमत महज तहरीक इंसाफ के बयानिए को रोकने के लिए, बयानात को रोकने के लिए, सोशल मीडिया को रोकने के लिए ये सारी की सारी बातें की जा रही हैं कि जी अब यहाँ रुक जाएं वरना फिर मामला आगे बढ़ेगा, गवर्नर राज तक भी जाएगा, 9 मई तक भी जाएगा? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो मामला है, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए 9 मई के दीगर केसेस के साथ जो माजी में होते रहे हैं, मेरे ख्याल में ये अगर पंडोरा बॉक्स खुल गया तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है, जब भी पाकिस्तान में किसी सियासतदान के खिलाफ कोई केस खोला जाता है तो उसका एक सियासी एंगल ज़रूर होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को भी ये नज़र आए कि उनके फेवरेट लीडर के हवाले से अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है तो उसके तमाम तर कानूनी मुहर्रकात जो हैं वो पूरे होने चाहिए, कहीं उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जनरल फैज़ के हवाले से जो भी फील्ड कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हुई उसके अंदर ये नहीं नज़र आया कि हुआ क्या, या ना उस प्रोसीडिंग्स के बारे में लोगों के सामने कोई बात सामने आई और लोगों ने एतराज़ भी नहीं किया। जो भी फैसला आया कि कोई हल्का, कोई सियासी जमात, कोई सियासी रहनुमा उस पर एतराज़
एतराज़ नहीं करना, लेकिन कल को जब इमरान खान साहब का नाम इस सारे मामले के साथ अटैच होगा तो जाहिर बात है पब्लिक भी ये डिमांड करेगी कि उसके अंदर जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एहतसाब अगर होना चाहिए तो साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उनको विक्टिम बनाया जाए। हुकूमत के लिए अलबत्ता इस वक्त जो है वो एक ऐसा पॉइंट हाथ में आ गया है जिसमें वो ये कह सकते हैं कि जनाब हम एक ऐसी सियासी जमात के हमेशा खिलाफ रहे हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाती रही है, यहाँ पे साबिक DGI के साथ मिल के इंतशार फैलाती रही है। तो अगर यहाँ पे उसे एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने का मौका मिला है, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस मौके को जो है वो ज़ाया करना चाहेगी। और आसमा, आप क्या समझती हैं, पॉइंट स्कोरिंग के अलावा आगे कुछ हो सकता है? ज़ाहिर जनरल फैज़ हमीद को जो सज़ा हुई है वो ज़रूर अनप्रेसिडेंटेड है, मगर इस सज़ा को लेके जो अब बातें की जा रही हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है इसके अलावा कि 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब इन्वॉल्व होंगे कि उनकी जेल भी तब्दील हो सकती है, इस पर भी गौर हो रहा है। ये सब खामोश करने के लिए धमकियाँ हैं या फिर कुछ संजीदा तौर पर आपको लग रहा है कि कुछ होगा? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरे ख्याल है कि बहुत कुछ हो सकता है। उसकी वजह ये कि जो पिटारी खुली है इसमें एक कहानी, एक किरदार नहीं है और आप इसको अलग करके नहीं देख सकते। जो आखिरी पैराग्राफ के अंदर बात की गई है वही असल बात है। असल में जो कुछ अब तक हो रहा है ये दीगर मामलात के हवाले से था, ये उनके करप्शन के हवाले से, उनके ऊपर जो चार्जेस थे उसके हवाले से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से। लेकिन जो टीजर दिया गया है वो टीजर ये है कि आप अभी तक जो इंतशार फैला है और उसके हवाले से जो मनसूबाबंदी है, जानते बूझते जो चीजें हुई हैं, वो असल एंगल है जिसको कि अभी कवर करना बाकी है। ये हो नहीं सकता कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, इसके एक ऐसा मंसूबा जिसके ऊपर जिसके जो एग्जीक्यूटर थे या जिसके मेन जो डूअर थे वो आप गिरफ्तार हों और उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी किरदार थे, एक बुनत थी, उसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसा ये सवाल यानी एक तरह से एक अनकही कहानी ये बन जाएगी अदरवाइज, और ये उसी तरह से फिर उसको जो है वो तय करके रख दिया जाएगा। अगर इसको पूरी तरह से एक्सपोज करना है तो इसके तमाम किरदार, वो जज, जर्नैल, जर्नलिस्ट जो कि इस पूरी कहानी के किरदार हैं, उन सबको एक्सपोज करना पड़ेगा। इसको अनखुला जो है ना वो छोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मामलात हैं ये अभी शुरू हुए हैं। इसके अंदर आगे 9 मई के जो वाकयात थे वो वाकयात कहाँ कनेक्टेड थे, वो कितने मरबूत थे, उसके अंदर इमरान खान साहब का क्या किरदार था, वो सियासी कनेक्शन क्या था, वो पोलिटिसाइजेशन ऑफ मिलिट्री क्या था, वो जो एक कहा जा रहा है कि आर्मी को जो है वो पोलिटिसाइज करने की कोशिश थी, तो वो कोशिश कहाँ थी? आखिर एक सिरा अगर फैज हमीद साहब का है तो दूसरा सिरा कहाँ मिलता है और फिर उसके कनेक्शंस कहाँ पे मिलते हैं? तो ये इतना सादा नहीं है और इसको इतना सादा छोड़ा भी नहीं जा सकता। ये कहे बगैर कि जनरल बाजवा जो थे उनका एहतसाब नहीं होगा, ये कहे बगैर, ये कहते हुए कि वो तो ऊपर थे, वो कैपेबल नहीं थे, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से इस मामले को छोड़ा जा सकता है। इसको पूरी तरह से अपने अंजाम तक पहुंचाना होगा और अगर पॉलिटिकल सेटअप ये अफोर्ड कर सकता है, यानी अगर वो इसका बोझ उठा सकते हैं, इसका बोझ उठाना कोई आसान काम नहीं होगा किसी भी पॉलिटिकल सेटअप के लिए, लेकिन अगर वो इसका बोझ उठा सकते हैं तो वो उठाएंगे, वरना फिर मामलात जो है वो कहीं और भी जा सकते हैं। मतलब जनरल फैज़ ने जो किया, उनके जो 2022 से पहले के मामलात हैं उसके हवाले से अब सेनेटर फैसल वाउडा जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का मामला गफलत का हो सकता है, लापरवाही का हो सकता है, उन तक मामला जाएगा नहीं। दीगर की वो ज़रूर बात कर रहे हैं, मगर हुकूमत जो ज़ाहिर खुद भी एस्टैब्लिशमेंट के करीब है मगर उतनी नहीं जितने फैसल वाउडा साहब हैं, वो ये कहती नज़र आती है कि जनरल बाजवा तक भी मामला जाना चाहिए, वो भी इन्वॉल्व थे। वो तो साकिब निसार की भी बात कर रहे हैं और साकिब निसार अगर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर जनरल बाजवा भी इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या हुकूमत इस मामले में भी बस अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही है बयान दे के और पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, या कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफ है इस मामले पर? देखिए, मैं जनरल बाजवा के हवाले से और हुकूमती अरकान के हवाले से आपके साथ एक बात ये शेयर करता हूँ कि बेशक चंद रहनुमाओं की जानिब से इस किस्म के मुतालबे ज़रूर होते रहे हों, लेकिन मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जनरल बाजवा जिस दिन रिटायर हुए थे तो मेरे ख्याल में 3 या 4 दिन के बाद जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, जो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो जनरल बाजवा के घर गए थे उनके साथ चाय पीने के लिए।
तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मलिक अहमद खान साहब जो इस वक्त स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, वो जनरल बाजवा के बड़े करीबी समझे जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि वो जनरल बाजवा के खिलाफ किसी कार्रवाई को सपोर्ट करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए, तकारीर के लिए जनरल बाजवा का नाम बेशक बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मैं खुद इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा माजी में भी और आज तक जनरल बाजवा के साथ वो भी आसान नहीं होगा। माजी के अंदर हमने देखा है कि जब भी मामला किसी आर्मी चीफ के हवाले से आता है, और परवेज मुशर्रफ साहब का वाकया जो है वो नहीं भूलना चाहिए कि जब उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की थी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, तो गाड़ी रस्ते से जो है वो हॉस्पिटल चली गई थी। तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है एक दफा फिर से एक साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड होगी, जबकि आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज्यादा से ज्यादा बस जनरल फैज तक की जाएगी, या फिर उनके मातहत अगर कोई ब्रिगेडियर्स या मेजर या कर्नल अगर उस सारे मामले में इन्वॉल्व थे तो शायद वो एहतसाब उनका होगा, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि साबिक आर्मी चीफ तक ये बात जाएगी। नवाज शरीफ साहब हैं, आज उन्होंने अपने रहनुमाओं से बात तो की, मगर जनरल फैज हमीद की सजा का तो उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, हालांकि माजी में मुतालबा भी वही किया करते थे। मंसूर, ये बताएगा कि नाउ तहरीक इंसाफ के हवाले से तो अब हुकूमत का और इदारे का एक ही बयानिया है कि जी अब तो मुलाकातें भी अब हुकूमत के लिए बंद, बातचीत भी अब नहीं करेंगे। अब उन्होंने ये भी कह दिया, हालांकि कहीं ना कहीं अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि अगर कोई बाइख्तियार है हुकूमत में तो आए, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कहीं कम होती नज़र आती हैं, कोई डायलॉग का रास्ता, या वाकई फ़िलहाल तो अब कुछ नहीं नज़र आ रहा है? जो हालिया पिछले दिनों मुलाकात हुई और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद। देखिए, मेरे ख्याल में शाहजेब 4 दिसंबर की जो तारीख है ना, जिस दिन वो एक नोटिफिकेशन आया था, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल था 4 दिसंबर से पहले और 4 दिसंबर के बाद, उनमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। बात करने के रवैये में एक अजीब किस्म का जो है एतमाद है उनके अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रही है, जिस तरह DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह जनरल फैज को ये कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आया, ये सब कुछ पिछले चंद दिनों के अंदर ही हुआ है। हुकूमत जो है अब ये महसूस करती है कि इदारे ने अगर ये फैसला लिया कि पाकिस्तान तहरीक गुफ्तगू होगी तो वो माइनस इमरान खान होगी, उसमें इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। कोई कमेटी लेवल के ऊपर अगर कोई गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरात होते हैं, कोई बातचीत होती है, उसमें इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जिस कमेटी का जिक्र किया गया उसमें भी इमरान खान साहब का कोई इनपुट नहीं है, वो उसमें भी उसमें से उनको माइनस कर दिया गया है। सो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब ये फॉर्मूला लेके आगे चलना चाहती है कि जी ठीक है, हम आपसे बात कर लेंगे, आपकी बात सुन भी लेंगे, थोड़ी बहुत आपको स्पेस भी दे देंगे, लेकिन अगर उसके अंदर इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट हुई या फैसला अल्टीमेटली उन्होंने करना हुआ तो फिर आपसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। आपको अल्टीमेटली अपनी पॉलिसी से इमरान खान साहब को मानना पड़ेगा, तभी ये गाड़ी आगे चल सकती है। और आसमा, आपको लगता है पॉसिबल होगा एक ऐसी सूरत में कि जब अगर कोई लीडर इमरान खान साहब का पोस्ट रीपोस्ट ना करे तो उस पर तनकीद होना शुरू हो जाती है, वो सख्त की बजाय कोई नर्म बयानिया ले, कोई मुज़ाकरात की बात करे तो सोशल मीडिया के प्रेशर में वो आना शुरू हो जाता है? ये मुमकिन हो सकेगा कि वो रास्ता निकले? जी बिल्कुल, एक सोशल मीडिया ड्रिवन पार्टी के अंदर तो ये मुश्किल होगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और उसकी वजह ये कि अब से थोड़ी देर पहले आज एक शेख वकास अकरम साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वो पॉलिटिकल पार्टी कमेटी जो है उसकी तश्कील है। पॉलिटिकल कमेटी की जो तश्कील हुई है उसके अंदर आप देखें तो आपको हॉक्स कम ही नजर आते हैं, बल्कि गिने चुने हैं, इसके अलावा नहीं है। और वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनका तो बिल्कुल उनको निकाल दिया गया है। तो पॉलिटिकल कमेटी के अंदर पहला मुतालबा जो था वो तो तस्लीम कर लिया गया है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा जिसे जो बहुत हॉक्स हैं उनको रखा नहीं गया। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पैगाम दिया गया है कि अगर आपने आइंदा के लिए सियासत करनी है और आपको पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सियासत करनी है तो उसके ऊपर भी एक कदम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाया गया है। उनकी पार्लिमानी पार्टी का जो परसों इजलास हुआ था, उस इजलास की अगर आप किसी से तफसील मालूम करें तो आपको पता चलेगा कि उस पार्टी मीटिंग के अंदर 40 अरकान में से अक्सरियत, मैं किसी का एक को भी मैं नहीं कहती कि वो माइनस है, सब ने ये कहा कि हमें मफाहमत के साथ चलना है और इस तरह की मज़ामत के अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये रियलाइजेशन मौजूद है। सोहेल आफरीदी साहब जो है वो 2 दफा नहीं आए अडयाला के बाहर, कल जब वो आए हैं तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहां पे बात की है। तो एक उनके रवैये के अंदर भी लचक नजर आती है। फिर वो जब खिताब करते हैं
अपने जलसे के अंदर, तो वो पहले 100 अरब पैकेज की बात करते हैं। यानी पहली स्टेटमेंट जो उनके मुंह से आती है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए 100 अरब के पेशकश के तौर पे आती है। तो इसका मतलब ये है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और पार्टी एक पॉलिटिकल रास्ता निकालना चाहती है। उसके लिए जाहिर है कि वो जो सोशल मीडिया हॉक्स हैं उनसे बचना पड़ेगा, वो जो सोशल मीडिया ड्रिवन फैसले हैं उनसे बचना पड़ेगा। और उसकी एक बड़ी वजह है कि इमरान खान साहब के साथ जो बीच में गैप आया है, पार्टी ने किसी हद तक अपने फैसले लेने भी शुरू किए हैं। और बैरिस्टर गौहर के अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो वो मुसलसल इस बात के ऊपर असरार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ये एहसास मौजूद नहीं है कि उनके पास एक जगह जो मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा की, अगर वो भी छिन गई तो उनकी पार्टी के लिए रास्ता क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि कोई बीच की राह निकाली जा सकती है। -1 यही है कि जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर होंगे, जाहिर है कि फैसले पॉलिटिकल पार्टी करे और उसके अंदर जो उनके खानदान का, उनकी बहनों का असर रसूख कहा जाता है वो ना हो, तो मेरा ख्याल है उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया जा चुका है। बहुत शुक्रिया नज़ीर तज़िया, आपने सुना। ब्रेक शामिल करते हैं और आम डेवलपमेंट्स की तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान को IMF की तरफ से 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त मौसूल हो गई है, मगर साथ ही IMF ने हुकूमत पर 11 इजाफी शराइत भी लगा दी हैं। जो काम और जो रिफॉर्म्स हुकूमत को खुद करने चाहिए वो IMF करा रहा है। और अब हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी है कि शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट किया जाएगा। IMF की स्टाफ लेवल रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में बड़े रिटेलर्स पर 40,000 पॉइंट ऑफ सेल लगाए जाएंगे। पाकिस्तान इस माली साल में नई तरक्याती स्कीम्स को टोटल PSDP की रकम के 10% तक महदूद करेगा और तरजीही बुनियादों पर 2,500 अरब रुपए के पहले से जारी तरक्याती मंसूबों को पूरा करेगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट डिजिटली की जाएगी और मार्च 2026 तक ऑडिटर जनरल सदर पाकिस्तान को कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा कराएगा। पावर सेक्टर में नुकसान कम करने के लिए भी शराइत लगाई गई हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का किरदार बढ़ाने का कहा गया है। FBR की इन एफिशिएंसीज को कम करके इफेक्टिवनेस बढ़ाने का कहा गया है। गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने का कहा गया है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने जो मजीद शराइत हुकूमत पर आयद की हैं, यानी 11 शराइत, तो उसके बाद टोटल शराइत की तादाद 64 हो गई है। मजीद शराइत के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान अगले साल दिसंबर तक हाई लेवल वफाकी सरकारी मुलाजमीन के असासे वेबसाइट पर शाया करेगी। IMF की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हुकूमत सूबों के हाई लेवल सरकारी मुलाजमीन तक भी इस जिम्मेदारी को बढ़ाएगी और बैंक्स को इन मुलाजमीन की मुकम्मल डिक्लेरेशन तक रसाई फराहम करेगी। अगले साल अक्टूबर तक हुकूमत निशानदही किए गए 10 डिपार्टमेंट्स में से करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान शाया करेगी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी NAB निशानदही किए गए डिपार्टमेंट्स के लिए एक्शन प्लान देने के अमल को लीड करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। सूबों में करप्शन के खात्मे के लिए सूबों की एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स को मजबूत किया जाएगा। लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट की डेवलपमेंट में हाई रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत अगले साल सितंबर तक एक एक्शन प्लान शाया करेगी। शुगर इंडस्ट्री में इलीट कैप्चर को ख़त्म करने के लिए IMF ने हुकूमत पर यह शर्त भी रख दी है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें अगले साल जून तक शुगर मार्केट लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाएंगी और लाजमी है कि उस पॉलिसी में शुगर मिल्स की लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, चीनी की दरामद और बरामद के लिए हुकूमती इजाज़त और जोनिंग जैसे अवामिल शामिल हों और पॉलिसी पर अमल दरामद की वाज़ेह टाइमलाइन दी जाए। IMF ने हुकूमत पर यह शर्त भी रख दी है कि वो दिसंबर के आखिर तक FBR रिफॉर्म्स का रोड मैप फाइनल करे और उस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए, जबकि अगले साल दिसंबर तक हुकूमत एक जामे मीडियम टर्म रिफॉर्म्स स्ट्रेटजी बनाए और उसे शाया करे। अगले साल दिसंबर तक ही हुकूमत हेस्को और सेप्को के अंदर प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत के लिए शराइत वाज़े करे और 7 इदारों के साथ पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन के मुआहदे करे। हुकूमत कंपनीज एक्ट 2017 में तरमीम करके उसे मजबूत बनाएगी ताकि कॉरपोरेट सेक्टर के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मॉडर्नाइज किया जाए। IMF के मुताबिक हुकूमत ने IMF के साथ ये भी इत्तफाक कर लिया है कि अगर दिसंबर 2025 तक टैक्स रेवेन्यू तवक्कात से कम रहा तो मिनी बजट की ज़रूरत होगी और इस हवाले से किए जाने वाले इक़दामात में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को 5% से बढ़ा दिया जाएगा। हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी और सेल्स टैक्स बेस को वसी करने के लिए मुंतखब आइटम्स को स्टैंडर्ड रेट पर ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ शहबाज राना की खबर के मुताबिक FBR ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया है कि टैक्स शॉर्टफॉल इस माली साल के पहले हाफ में जुलाई से दिसंबर तक 560 अरब रुपए तक रहने का खदशा है अगर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने मुदाखलत ना की तो। ज़राए के मुताबिक FBR इंतज़ामिया ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया
कि अगर अदालती केसेस में फंसे 200 अरब रुपए की रिकवरीज हो गई तो ये शॉर्टफॉल 362 अरब रुपए हो सकता है। FBI इंतजामिया ने इन केसेस के फैसलों में तेजी के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मदद मांगी है। जुलाई से दिसंबर तक FBI रेवेन्यू का टारगेट पहले 6,700 अरब रुपए था, फिर इसे कम करके 6,490 अरब रुपए कर दिया गया और अब FBI को इस रिवाइज टारगेट में भी 560 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में जुलाई से नवंबर तक FBI 413 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पहले ही दिखा चुका है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। रवा हफ्ते इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया गया और पाकिस्तान में गलियों, मोहल्लों और शहरों में काम करने वाले सूरज वर्कर्स इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक हालात में काम करते हैं और हिफाजती इक़दामात और आलात के अदम दस्तियाबी की वजह से न सिर्फ ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं बल्कि अपनी जानें भी गंवा देते हैं। और आम बात यह है कि पाकिस्तान में काम करने वाले अक्सर सूरज वर्कर्स का ताल्लुक अक़लियती मसीही बिरादरी से होता है। पाकिस्तान के इस महरूम तबके के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला जारी हुआ है जिसमें न सिर्फ उनके हालात का जायज़ा लिया गया है बल्कि हुकूमत और उसके इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं। ये दरख्वास्त सेंटर फॉर रूल ऑफ लॉ इस्लामाबाद और पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिश्चियन मूवमेंट की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत के बाद फैसला जारी किया है। जस्टिस इनाम अमीन के फैसले के मुताबिक इस दरख्वास्त को दायर करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले उन अफराद की अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है जो हाथों से गंदगी साफ़ करने का काम करते हैं, यानी सूरज वर्कर्स। ये एक बहुत ख़तरनाक काम है जिसमें गंदे टॉयलेट्स, खुले नालों, सूरज लाइनों, गटर और गड्ढों में इंसानी फजले को हाथों से साफ़ करना पड़ता है और इंतज़ाम संभालना पड़ता है। हिफाजती इंतजामात के बगैर सूरज का काम करने वाले मजदूर का मामूल है कि उन्हें ज़ेरे ज़मीन मौजूद जहरीली गैसों और शदीद बदबूदार धुएं का सामना करना पड़ता है जिससे उनका जिस्म मुतासिर हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है और वो होशो हवास भी खो बैठते हैं। इस सूरत हाल में सूरज वर्कर्स का पूरा जिस्मानी निज़ाम ख़राब हो जाता है या उनकी मौत तक वाक़ई हो जाती है। साथ ही इस सूरत हाल की वजह से दिल, फेफड़ों, जिल्द की बीमारियों, शदीद इन्फेक्शन समेत दीगर बीमारियों के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। ताहम मुनासिब आलात और हिफाजती तरीक़ाकार से इन तमाम ख़तरात से मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है। अदालती फ़ैसले के मुताबिक इस अवामी मफाद की दरख्वास्त के पस मंज़र में जो मुख्तसर हक़ाइक़ बनते हैं वो ये हैं कि मसीही सूरज वर्कर्स की अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। अक़लियती हुकूक कमीशन की 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक 1988 से लेकर अब तक 70 से ज़्यादा मसीही सूरज वर्कर्स की अमवात हो चुकी है, जबकि सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस के मुताबिक बुनियादी तौर पर हिफाजती सामान की अदम दस्तियाबी की वजह से 2019 के बाद से अब तक 10 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वर्ल्ड वॉच मॉनिटर और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सिर्फ 1.5% आबादी पर मुश्तमिल होने के बावजूद सूरज से मुताल्लिक 80% से ज़्यादा मुलाजमतें मसीही अफराद के पास हैं। दरख्वास्त गुजार सेंटर फॉर रूल ऑफ लॉ इस्लामाबाद ने 2022 में ख़त के ज़रिए वज़ारत इंसानी हुकूक से दरख्वास्त की थी कि हाथों से गंदगी साफ़ करने के हवाले से ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएँ, क्योंकि इससे कई मसीही सूरज वर्कर्स की अमवात हो चुकी हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब तक मौसूल नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि जवाब दहिंदगान की मुसलसल अदम तवज्जुही गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी करते हुए हिफाजती आलात की अदम फराहमी सूरज वर्कर्स की अमवात की सबसे बड़ी वजह है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि सूरज वर्कर्स जो ज़्यादातर मसीही अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें इम्तियाज़ी सलूक, इस्तेहसाली उजरतों और भर्ती के वक्त तासुब का सामना करना पड़ता है। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरियों की तरह मसीही बिरादरी को भी बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। जवाब दहिंदगान यानी हुकूमत और उसके इदारे मसीही सूरज वर्कर्स के ख़तरनाक हालात को हल करने में नाकाम हो रहे हैं, जो कि आइन में फराहम किए गए अक़लियती हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। फैसले में फिर लिखा है कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस रिट पटिशन की मुखालफत नहीं की और कहा कि हुकूमत कौमी और बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स और आइनी ज़मानतों के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरअज़म है। इसके बाद जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने फैसले में मज़ीद लिखा कि ये बात शदीद तशवीश का बाइस है कि हुकूमत पाकिस्तान और दीगर जवाबदहिंदगान ने अपने मौक़िफ़ में ख़ुद को इन मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किसी भी ज़िम्मेदारी से बरी करार दिया है
उनके बयानात से एक और परेशान कुन पैटर्न जाहिर होता है कि कई वजारतें या जवाबदेहिंदगान एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और अपने नाम कार्रवाई से निकलवाना चाहते हैं। और उनका यह रवैया कुछ बुनियादी सवालात उठाता है, और वो सवालात ये हैं कि क्या सरकारी ओहदे का इस्तेमाल सिर्फ जिम्मेदारी से बचने तक महदूद हो गया है? क्या आइन तमाम शहरियों को बराबरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्या सूरज वर्कर्स की जिंदगियां दूसरे शहरियों से कम कीमती हैं? फैसले में मज़ीद लिखा है कि सूरज वर्कर्स वो काम करते हैं जो पब्लिक हेल्थ और शहरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन उन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उनसे ऐसे बर्ताव किया जाता है कि जैसे वो कुर्बानी के लिए बने हों। ये रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा मौसर निज़ाम बनाएं और नाफिज भी करें जो सूरज वर्कर्स की हिफाजत को यकीनी बनाए। सूरज वर्कर्स के साथ ऐसी मशीनों की तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता जिन पर जहरीली गैसों का असर नहीं पड़ता। रियासत, उसके इदारे और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले इदारे आईनी तौर पर पाबंद हैं कि ऐसे ख़तरनाक काम पर लगाए गए हर शख्स की ज़िंदगी और हिफाजत का ख्याल रखें। और ये मामला सिर्फ मजदूरों के हुकूक तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के आइन में फराहम किए गए बराबरी और इंसाफ के हुकूक से भी ताल्लुक़ रखता है, और इस लिहाज से इस मसले पर फौरी इस्लाहात ज़रूरी हो जाती हैं। फैसले के मुताबिक कोई भी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती अगर वो अपने शहरियों को ऐसे ख़तरनाक हालात में काम करने के लिए छोड़ दे जहाँ बुनियादी हिफाजती सहूलियात तक मौजूद ना हो। सूरज वर्कर्स को ज़रूरी हिफाजती आलात फराहम ना करना, जो उनकी अमवात की सबसे बड़ी वजह है, यह आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। यह आर्टिकल इंसानी ज़िंदगी और इंसानी वक़ार के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और ये वो हुकूक हैं कि जिन्हें आला अदालतें बारहा नाकाबिल तनसीख सबसे अहम और बराबरी के लिए ज़रूरी करार दे चुकी हैं। रियासत, बल्दियाती इदारे और कॉन्ट्रैक्टर्स जिम्मेदार हैं कि मुलाजमत की किसी भी किस्म या आउटसोर्सिंग से क़तई नज़र मजदूरों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइन में फराहम किए गए तहफ़्फ़ुज़ के हुकूक पर अमल दरामद को कॉन्ट्रैक्टर्स के भरोसे या वसाइल की कमी पर नहीं छोड़ा जा सकता, ना ही पसे पुश्त डाला जा सकता है। साथ ही साथ ज़िंदगी और इंसानी वक़ार का हक़ आलमी सतह पर तस्लीम शुदा उसूलों के ज़रिए भी मजबूत किया गया है। पाकिस्तान 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर दस्तखत करने वाले बानी मुमालिक में शामिल है, और उसके आर्टिकल 1, 22 और 23 में बयान किए गए उसूलों को तस्लीम करता है, जो बराबरी, वक़ार, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और काम करने के मुनसिफाना और महफूज हालात को हर इंसान का बुनियादी हक़ तस्लीम करते हैं। मगर सूरज वर्कर्स के मौजूदा हालात उन उसूलों से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते। ऐसे वाक़यात का बार बार होना जिनमें सूरज वर्कर्स की जानें चली जाती हैं, ये जवाबदेहिंदगान यानी हुकूमत और उसके इदारों की मुसलसल गफलत और अदम तवज्जुही को जाहिर करता है। फैसले में मज़ीद लिखा है कि यह मुकदमा निज़ाम की एक बड़ी ख़राबी को जाहिर करता है, जिसके लिए इदारा जाती रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। ऐसे मामलात में आला अदालतें इंतज़ामिया को हुक्म दे चुकी हैं कि वो इंतज़ामी स्ट्रक्चर का जायज़ा लें और इस्लाहात करें ताकि बार बार बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। मौजूदा मामले में भी ऐसी ही अप्रोच की ज़रूरत है ताकि सरकारी मुलाजमतों से मुताल्लिक तमाम पॉलिसीज़ आइन के मुताबिक हों और मजहबी वाबस्तगी को देखे बगैर हर शहरी को बराबरी, हिफाजत और एहतराम का हक़ दिया जाए। जवाबदेहिंदगान की मुसलसल गफलत और अदम तवज्जुही बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और इसलिए इस हवाले से हुक्म जारी करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सरकारी इदारा आइनी ज़मानतों के खिलाफ अमल नहीं कर सकता। फैसले के मुताबिक मज़कूरा वजूहात की बुनियाद पर यह दरख्वास्त मंजूर की जाती है और जवाबदेहिंदा नंबर 1 यानी हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया जाता है कि वो वफाकी और सूबाई वजारतों और दीगर सरकारी और नीम सरकारी इदारों को एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी करे कि वो मजदूर जो हाथों से गंदगी साफ करते हैं यानी सूरज वर्कर्स, उन्हें फ़ाल हिफाजती सामान, गैस मॉनिटरिंग डिवाइसेस, वेंटिलेशन की सहूलियात और फर्स्ट एड का सामान फराहम किया जाए। हुकूमत और दीगर इदारे ये भी यकीनी बनाएं कि सूरज वर्कर्स के हवाले से निजी इदारे भी इसी तरह के हिफाजती तरीक़ाकार पर अमल करें, जबकि वज़ारत कानून और इंसाफ को हुक्म दिया जाता है कि वो नई कानून साजी या मौजूदा कानून में तरमीम का अमल शुरू करे ताकि सूरज वर्कर्स के हुकूक, हिफाजत और वक़ार को आइन के मुताबिक मजबूत बनाया जा सके। इस कानून साजी में ख़तरनाक हालात में हिफाजती सहूलियात, मुआवजा और इंश्योरेंस कवरेज शामिल होनी चाहिए। फैसले के आखिर में लिखा है कि तमाम फरीक़ैन को हिदायत की जाती है कि वो 2 माह के अंदर अंदर मज़कूरा हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के सामने तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। अब देखते हैं कि इन अदालती अहकामात पर अमल किया जाता है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।